Hello friends, welcome back to my channel Gain Brain with Himanshi Rishi. So first of all, thank you so much for your support and for liking my videos. बहुत से लोगों के कमेंट्स आते हैं, बल्कि ज़्यादातर लोगों के कमेंट्स आते हैं, उनको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है, स्पेशली फॉर जनरल इंग्लिश एंड एजुकेशनल करंट अफेयर्स और आईसीटी की भी. सो थैंक यू फॉर योर इमेंस सपोर्ट. सो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मेन बात पर आते हैं. आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जनरल अवेयरनेस. बेसिकली एजुकेशन करंट अफेयर से रिलेटेड ये वीडियो रहने वाली है. ये मैराथन रहने वाला है. बहुत से क्वेश्चंस आपको इसमें न्यू देखने को मिलेंगे, कुछ रिपीटेड भी हैं. बेसिकली मैराथन है तो रिपीटेड क्वेश्चंस देखने को आपको डेफिनेटली मिलेंगे, बट न्यू भी मैंने इसमें डाल दिए हैं. अलग से वीडियो मैंने कहा मैं क्या ही लेके आऊँ, तो मैंने न्यू क्वेश्चंस भी इसी में मिक्स कर दिए हैं. तो पूरी वीडियो आप एंड तक देखिएगा. टोटल 50 क्वेश्चंस 50 क्वेश्चंस हैं इसमें आज की वीडियो में. और एंड में अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा कि आपका स्कोर क्या रहा. सो थैंक यू सो मच अगेन फॉर योर इमेंस सपोर्ट. एंड चैनल पे न्यू है, सब्सक्राइब कर लीजिए. वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करिएगा. एंड में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा वीडियो आपको कैसी लगी. नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर क्वेश्चंस. फर्स्ट क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है ये. इन द एनसीएफ 2005 अंडर द हेडिंग एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स विच ऑफ द फॉलोइंग रिफॉर्म्स हैज़ बीन सजेस्टेड. एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग कुछ एग्जामिनेशन में चेंजेस लाए गए थे. ठीक है, अब हमें बताना है कौन से चेंजेस लाए गए थे एनसीएफ 2005 में. किसके अंडर? एग्जाम में, परीक्षा में. सो 4 ऑप्शंस है. ओपन बुक एग्जाम्स, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, ग्रुप वर्क इवैल्यूएशन या फिर ऑल ऑफ द अबव. सो हिंदी में भी मैंने लिखा है, आप हिंदी में भी देख सकते हैं इसका ट्रांसलेशन. सो जो एनसीएफ में चेंजेस लाए गए थे एग्जाम्स में, वो सारे ही ऑप्शन है. ओपन बुक एग्जाम्स इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना. पूछ सकते हैं कि ओपन बुक एग्जाम्स किसके अंडर आए थे. सो अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005. सीसीई के बारे में सुना होगा, जिसकी फुल फॉर्म है कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन. ये भी एनसीएफ 2005 के अंडर ही आए हैं. ग्रुप वर्क इवैल्यूएशन भी, ठीक है, पीयर इवैल्यूएशन भी हम इसे बोलते हैं. तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन 4, ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये न्यू क्वेश्चन है. विच स्टेट लॉन्च्ड द टेलीस्कोप इन स्कूल्स स्कीम टू प्रमोट साइंस अवेयरनेस. हाल ही में कौन से राज्य, कौन सी स्टेट में टेलीस्कोप्स इन स्कूल स्कीम को निकाला है, प्रमोट किया है कि बच्चों में जागरूकता साइंस को लेके बढ़ सके, साइंस अवेयरनेस बढ़ सके. सो हमें उस स्टेट का नाम बताना है. 4 ऑप्शंस है हमारे पास. केरला, कर्नाटका, गुजरात या फिर तमिलनाडु. सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है बी ऑप्शन, दैट इज कर्नाटका. नेक्स्ट क्वेश्चन. Gujarat colleges were recently directed to adopt which initiative to promote Indian languages. Important है again. गुजरात कॉलेजेस में हाल ही में कौन सा इनिशिएटिव प्रमोट किया है, और उस इनिशिएटिव के अंदर क्या कर रहे हैं, हिंदी भाषाओं को, मतलब नॉट हिंदी, इंडियन, भारतीय भाषाओं को वो प्रमोट कर रहे हैं, इंडियन लैंग्वेजेस को प्रमोट कर रहे हैं. वी हैव 4 ऑप्शंस है. उस इनिशिएटिव का हमें नेम बताना है. पहला ऑप्शन है ए, भाषा सेतु, बी, एक भारत श्रेष्ठ भारत, सी, लर्न वन मोर भारतीय भाषा, या फिर डी, मल्टी लैंग्वेज सेल. सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, जो कि है लर्न वन मोर भारतीय भाषा. सो बेसिकली आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि लर्न वन मोर भारतीय भाषा का क्या एम है. तो अब आपको पता चल गया, टू प्रमोट इंडियन लैंग्वेजेस. क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कौन सी स्टेट में ये प्रमोट कर रहे हैं इस स्कीम को. गुजरात में.
नेक्स्ट क्वेश्चन, द एम ऑफ टीचिंग इंग्लिश एज पर NCF 2005 इज द क्रिएशन ऑफ। NCF के अंदर बात की गई है इंग्लिश की टीचिंग की, कि बच्चों को इंग्लिश पढ़नी आनी चाहिए। अब उन्होंने इसकी एक्सप्लेनेशन क्या दी है कि इंग्लिश क्यों सिखाए बच्चों को। 4 ऑप्शंस है, बाईलिंगुअलिज्म, मल्टीलिंगुअलिज्म। बाईलिंगुअल मतलब कि बच्चों को हिंदी और इंग्लिश दोनों ही आए। मल्टीलिंगुअलिज्म मतलब बहुत सारी भाषाएं आए, अपनी मदर टंग भी आए, हिंदी भी आए और इंग्लिश भी आए। ठीक है, मल्टीलिंगुअलिज्म मतलब 2 से अधिक भाषाएं, सिर्फ उन्हें इंग्लिश ही आए। इंग्लिश इसलिए पढ़ाई जाती है कि बच्चों को सिर्फ इंग्लिश आए, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। सो जो लोग कंफ्यूज होंगे या तो वो फर्स्ट या सेकंड ऑप्शन में होंगे कि बच्चों को हिंदी इंग्लिश आए या फिर मल्टीलिंगुअल बनाने के लिए। सो NCF 2005 में ये लिखा गया है, इंग्लिश भाषा स्कूल्स में पढ़ाना चाहिए। क्यों? क्योंकि बच्चों को मल्टीलिंगुअलिज्म पे फोकस किया गया। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि NCF किस पे फोकस करता है, बायलिंगुअलिज्म पे, सिर्फ हिंदी पे, फिर सिर्फ इंग्लिश पे, या फिर मल्टीलिंगुअलिज्म पे। ठीक है, बहुभाषावाद इसको हिंदी में बोलेंगे। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी। सो बेसिकली मदर टंग आनी चाहिए बच्चों को, हिंदी आनी चाहिए और इंग्लिश भी आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, CBSE's न्यू असेसमेंट रिफॉर्म फॉर 2026 एम्फसाइज। CBSE का न्यू असेसमेंट रिफॉर्म है जो कि 2026 के लिए है, वो किस पे एम्फसाइज करता है, किस पे वो मेन फोकस करता है, वो हमें बताना है। सो 4 ऑप्शंस हैं, मोर रॉट लर्निंग, बी मोर सब्जेक्टिव एग्जाम्स, सी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, या फिर डी रिमूवल ऑफ बोर्ड एग्जाम्स। इजी क्वेश्चन है, नहीं पता तब भी आप इसमें अंदाज़ा लगा सकते हैं। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है सी ऑप्शन, दैट इज कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, NCF 2005 टॉक्स ऑफ मेजर शिफ्ट्स फ्रॉम। NCF 2005 प्रमुख बदलावों की बात करता है। सो बेसिकली NCF जो 2005 है इसमें बहुत सारे बदलाव देखे गए थे जो इससे पहले एजुकेशन पॉलिसी थी। ठीक है, सो ये जो NCF 2005 आया था इसमें पढ़ाई में काफ़ी बदलाव देखे गए थे। तो ये कौन से बदलावों की बात करता है वो ही हमें बताना है। 4 ऑप्शन है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सो फर्स्ट ऑप्शन है एजुकेशनल फोकस टू डिसिप्लिनरी फोकस, मतलब शैक्षिक फोकस से अनुशासनात्मक फोकस। सेकेंड ऑप्शन, नॉलेज एज गिवन एंड फिक्स्ड एज इट इवॉल्व्स एंड इज क्रिएटेड। सिंपल लैंग्वेज में बताती हूँ कि नॉलेज बच्चे को सिर्फ देनी चाहिए या फिर नॉलेज बच्चों को खुद क्रिएट करनी चाहिए। ठीक है, इसका ये मतलब है कि जो टीचर है उसको जो पता है, ठीक है, वो बस उसको बच्चों को बता दे नॉलेज इसे कहेंगे, या नॉलेज बच्चा खुद क्रिएट करे, खुद करके सीखे, वो वाली नॉलेज के बारे में बात की गई है। सी ऑप्शन है लर्नर सेंट्रिक टू टीचर सेंट्रिक, मतलब कि लर्नर सेंट्रिक क्या होती है कि मेन बच्चों पे फोकस होना चाहिए, और टीचर सेंट्रिक मतलब कि पूरा कंट्रोल टीचर के पास ही है। ठीक है, बच्चों के पास कोई कंट्रोल नहीं है, टीचर अपनी मर्जी से क्लास चला रहा है, खुद ही बेसिकली लेक्चर मेथड वो फॉलो कर रहा है। ये होता है टीचर सेंट्रिक। सो अब तो सीधा स्टूडेंट सेंट्रिक पे बात करते हैं। सो इसमें बोला गया थर्ड ऑप्शन में कि स्टूडेंट से टीचर सेंट्रिक। सो ये गलत है, जल्दबाजी में इसे मत करेक्ट कर देना। NCF ने बात करी है टीचर से स्टूडेंट सेंट्रिक होना चाहिए। आज से बहुत साल पहले ना टीचर सेंट्रिक क्लासेस होती थी, मतलब पूरा कंट्रोल टीचर के पास रहता था क्लास में। अब स्टूडेंट सेंट्रिक है, यहाँ पे बच्चों की भी चीज़ों ओपिनियंस को सुना जाता है। ठीक है, सो ये ऑप्शन जल्दबाजी में मत कराना, ध्यान से पढ़ना। लर्नर सेंट्रिक टू टीचर नहीं है, टीचर टू लर्नर है। ठीक है, सो जो यहाँ, और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दी अबव। सो जो यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो है सेकंड ऑप्शन, कि जो नॉलेज है वो सिर्फ देने से नहीं बच्चों को समझ में आती है कि टीचर ने समझा दिया बच्चों को समझ में आ गया। NCF कहता है कि बच्चों को अपनी नॉलेज खुद क्रिएट करनी चाहिए। सो जो यहाँ पे करेक्ट आंसर इज सेकंड ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 हैज़ गिवन इम्पोर्टेंस अंडर द हेडिंग क्वालिटी डायमेंशन। बेसिकली मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाती हूँ। NCF 2005 में एक हेडिंग है जिसका हेडिंग का नाम है क्वालिटी डायमेंशन। तो इस क्वेश्चन में पूछा है ये जो क्वालिटी डायमेंशन है इस हेडिंग के नीचे लिखा क्या गया है। सो 4 ऑप्शन है, हमें बताना है। सो NCF में बहुत सारी चीज़ें लिखी गई है NCF में, और जब भी हम कुछ लिखते हैं तो हम हेडिंग देते हैं, सब हेडिंग देते हैं, फिर उसको नीचे एक्सप्लेन करते हैं, राइट। तो ऐसे ही एक हेडिंग है NCF के, जो भी बहुत बड़ा सा जो उनका प्रॉस्पेक्टस कह लो या पूरा जो PDF है NCF का, उसमें बहुत बड़ा है वो, जैसे कि NEP 2020 का भी है, काफ़ी पेजेस का। सो उसके अंदर एक हेडिंग है क्वालिटी डायमेंशन। तो उसके अंदर क्या बात हो रही है क्वालिटी डायमेंशन के अंदर? 4 ऑप्शंस है। मटेरियल रिसोर्सेज की बात हो रही है, एजुकेटेड और इंस्पायर्ड अच्छे जो एजुकेटेड टीचर्स की बात हो रही है। थर्ड ऑप्शन है स्ट्रक्चर्ड एक्सपीरियंस इन द कंटेक्स्ट ऑफ नॉलेज फॉर चिल्ड्रन, मतलब कि जो स्ट्रक्चर्ड एक्सपीरियंस इन द कंटेक्स्ट नॉलेज फॉर चिल्ड्रन, मतलब कि जो बच्चों की नॉलेज है वो थ्रू एक्सपीरियंसेस कैसे बढ़ेगी, इसके अंदर ये बात हो रही है। या फिर फोर्थ ऑप्शन स्ट्रक्चर्ड एक्सपीरियंस एंड करिकुलम इम्प्रूवमेंट फॉर चिल्ड्रन, जो एक्सपीरियंस है बच्चों के, ठीक है, और वो करिकुलम से हम कैसे उनको रिलेट कर सकते हैं करिकुलम से, सो दैट कि एजुकेशन इम्प्रूव हो बच्चों की, बेसिकली करिकुलम इम्प्रूव होए। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है फोर्थ ऑप्शन। 3 और 4 में हमें कंफ्यूज नहीं होना। क्वालिटी डायमेंशन के अंदर बात की गई है कि जो प्रैक्टिकल लर्निंग है, जो लर्निंग बाय डूइंग है, ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग को कैसे हम अपने करिकुलम से जोड़े, हर टॉपिक से हम कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज या फिर ऐसी एक्टिविटीज़ जोड़ें कि बच्चा खुद करके सीख सके। क्योंकि हमने इससे पहले बहुत सी वीडियोस में देखा है कि NCF का जो मेन फोकस है वो लर्निंग बाय डूइंग पे है, ना कि रॉट लर्निंग पे। नेक्स्ट, विच स्कीम एम्स टू इंटीग्रेट टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल लर्निंग इन स्कूल्स। इसके बारे में पहले भी डिस्कस किया हुआ है, पुरानी वीडियोस देखिए तो आपको समझ में आएगा, बट यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछा है। कौन सी स्कीम एम करती है टेक्नोलॉजी और डिजिटल लर्निंग को इंटीग्रेट करने में, मतलब मिलाने में स्कूल्स में? 4 ऑप्शंस है, समग्र शिक्षा अभियान, भारत नेट, PM ई विद्या या फिर विद्या समीक्षा केंद्र। थोड़े से कंफ्यूजिंग होंगे ऑप्शंस जिनको नहीं पता, बट जिनको पता है वो बता सकते हैं। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर C, दैट इज PM ई विद्या। PM ई विद्या मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है इम्पॉर्टेंट पोर्टल्स और स्कीम्स की, जो कि सिर्फ एडुकेशन से रिलेटेड है। वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। एडुकेशन करंट अफेयर्स के नाम से एक प्लेलिस्ट है, सारे ही इम्पॉर्टेंट पोर्टल्स PM ई विद्या के बारे में मैंने उसमें डिटेल में डिस्कस किया है, और PM ई विद्या के अंदर क्या डिजिटल चीज़ें गवर्नमेंट ने प्रमोट करी है वो भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not included in the basic principles of the National Curriculum Framework 2005? So basically NCF 2005 के अंदर 5 मेन या बेसिक प्रिंसिपल्स है जिनके बारे में NCF में बात की जाती है। तो हमें 4 ऑप्शंस दिए हैं, हमें बताना है ऐसा इनमें से कौन सा एक प्रिंसिपल है जो कि NCF के अंडर नहीं है। सो 4 ऑप्शंस है, देखते हैं। Conduct good external exams, B, not giving importance to rote learning, 3, knowledge beyond book, या फिर 4, linking knowledge to real life। So basically जो फर्स्ट ऑप्शन है conduct good external exams, ये एक भी प्रिंसिपल नहीं है। whereas रॉट लर्निंग मतलब कि रटने
जिसे हम रटना कहते हैं ना, उसे इंग्लिश में हम रॉट लर्निंग कहते हैं। सो बिल्कुल ये रॉट लर्निंग को बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं देता। नॉलेज बियॉन्ड बुक, मतलब बुक से हटकर ऐसी नॉलेज भी दी जाए, मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज। जो फोर्थ ऑप्शन है, लिंकिंग नॉलेज टू रियल लाइफ, जो नॉलेज है उसको रियल लाइफ से रिलेट करके दी जाए तो बच्चा ज़्यादा अच्छे से समझेगा। सो तीनों बेसिक प्रिंसिपल्स है। जो फर्स्ट ऑप्शन है, कंडक्ट गुड एक्सटर्नल एग्जाम्स, ये बेसिक प्रिंसिपल नहीं है। सो यहाँ पे फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर है। सो बेसिकली ये 5 प्रिंसिपल्स है जिनके बारे में भी मैं ऊपर बात कर रही थी कि NCF 2005 के अंदर बेसिकली मेन 5 प्रिंसिपल्स पे ये फोकस करता है। जल्दी से देख लेते हैं। फर्स्ट, कनेक्टिंग लर्निंग टू रियल लाइफ एग्जाम्पल्स। मैंने बात कर चुके हैं इसके बारे में कि जो नॉलेज है उसको रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाई जाए तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। सेकेंड, इंश्योरिंग डिफरेंट लर्निंग अप्रोचेज रादर देन रॉट लर्निंग मेथड्स, मतलब बच्चों को सिर्फ रटवाया ना जाए बल्कि टीचर को और मेथड्स भी ढूंढने चाहिए रटवाने के अलावा, ठीक है। तो प्रैक्टिकल नॉलेज पे बेसिकली फोकस की है कि बच्चा खुद करके सीखे, क्रिएट करे। थर्ड, इन्हांसिंग द करिकुलम टू ऑफर नॉलेज एंड एक्सपीरियंसेस बियॉन्ड टेक्स्ट बुक्स, बच्चे को सिर्फ इतना ही ना पढ़ाया जाए जो कि किताबों में लिखा गया है, उसके अलावा भी एक्स्ट्रा नॉलेज दी जाए। फोर्थ, इम्प्रूविंग फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ टेकिंग एग्जामिनेशंस एंड इंटीग्रेटिंग देम विद क्लास स्कूल लाइफ। सो जो एग्जामिनेशन को और फ्लेक्सिबल बनाया गया है, इसके लिए इन्होंने फॉर्मेटिव सबमिटिव जो है, सो इन्होंने बेसिकली फॉर्मेटिव एग्जाम्स को बढ़ावा दिया था, ठीक है, जिसके अंदर बहुत सारे क्विज ली जाए, मतलब बेसिकली कॉपी पेन टेस्ट ही नहीं बल्कि और भी चीज़ों के थ्रू हम बच्चे की नॉलेज को टेस्ट कर सकते हैं। फिफ्थ, enhancing an overriding identity informed by concerns within the democratic polity of the country, मतलब बेसिकली जो बच्चों को नॉलेज होनी चाहिए अपनी कंट्री के बारे में। सो एजुकेशन ऐसी भी देनी जानी चाहिए बच्चों को कि उनकी जो पॉलिटी है, पॉलिटीज़ रिलेटेड टू है डेमोक्रेटिक, अपनी कंट्री के बारे में बच्चों को पता चले, सो दैट दे कैन बी गुड सिटीजन्स, वो अच्छे सिटीजन्स बन सके, उनको अपने बेसिक राइट्स के बारे में पता चल सके। सो बच्चे को ऐसी एजुकेशन देनी चाहिए। सो जो लास्ट है, 4 पॉइंट्स तो ऊपर के काफ़ी सिंपल है। सो 5th पॉइंट ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होता, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रिंसिपल है, ये भी एक इन 5 में से एक मेन प्रिंसिपल है। तो इसकी नॉलेज आपको अच्छे से होनी चाहिए कि बच्चों को ऐसी शिक्षा दी जाए जो कि उन्हें गुड सिटीजन बनाए, उनको उनके बेसिक राइट्स के बारे में नॉलेज दे, उनको उनकी कंट्री के बारे में बताया जाए कि वो उसकी रिस्पेक्ट करें, ठीक है। और वीडियो अगर पसंद आ रही है जल्दी से इसे लाइक कर देना। मोर ओवर टूवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। चैनल पे न्यू है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Next question, which of the following examination related reforms have been suggested in the National Curriculum Framework 2005? राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 में निम्नलिखित में से किस परीक्षा संबंधी सुधारों को सुझाया गया है? सो बेसिकली हमें बताना है, 4 ऑप्शंस दिए हैं। NCF के अकॉर्डिंग कौन से रिफॉर्म, मतलब होते चेंजेस। सो एग्ज़ाम में, परीक्षा में कौन से चेंजेस की बात की गई है अकॉर्डिंग टू NCF, इन NCF, ठीक है। 4 ऑप्शंस है। क्लास 10 एग्ज़ाम इज़ ऑप्शनल, जो 10वीं क्लास के एग्ज़ाम है उसे ऑप्शनल किया गया हुआ है, ऐसा तो नहीं है, सभी को ही कंपल्शन है कि देना है। नेक्स्ट, कंडक्टिंग स्टेट लेवल एग्जामिनेशंस एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ स्कूल एजुकेशन। थर्ड, कंपेटिटिव एंट्रेंस एग्ज़ाम इलेक्टिव्स, या फिर ऑल ऑफ दीज, सभी, इन सभी के बारे में बात की गई है। सो बेसिकली जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन 2, कंडक्टिंग स्टेट लेवल एग्जामिनेशंस एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ स्कूल एजुकेशन, विद्यालय शिक्षा की विभिन्न अवस्थाओं पर राज्य स्तरीय परीक्षा संचालन। अगर आपको इसकी PDF चाहिए इस वीडियो की, तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। मोर ओवर जो लोग टेलीग्राम पे नहीं हैं, सो व्हाट्सएप पे भी एकदम
न्यू फीचर आया है एकदम टेलीग्राम की तरह ही। सो आप व्हाट्सएप का भी चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जिस पे मैं अपनी सारी पीडीएफ्स डालूँगी। सो आपको पुरानी पीडीएफ्स भी व्हाट्सएप के ग्रुप में तो पुरानी पीडीएफ्स नहीं मिलती है। अगर आपने ग्रुप नए बंदे ने ज्वाइन किया उसको पुरानी जो ऊपर का डेटा है वो आप नहीं देख सकते, बट आप चैनल में देख सकते हो। टेलीग्राम पे भी अगर आप न्यू ज्वाइन करोगे तो आपको पहले का डेटा भी मिलेगा और व्हाट्सएप में भी न्यू फीचर है। सो दोनों के लिंक्स, व्हाट्सएप और टेलीग्राम दोनों के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, तो आप वहाँ उसको ज्वाइन कर सकते हैं, आपको पीडीएफ मिल जाएगी सारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which initiative promotes innovation, startups and entrepreneurship in higher education institutes? Very important question. कौन सा एक ऐसा इनिशिएटिव है जो कि इनोवेशन, स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप मतलब बिजनेस, ठीक है, को हायर एजुकेशन में इंस्टीट्यूट्स में प्रमोट कर रहा है, यूनिवर्सिटीज़ इंस्टीट्यूट्स में प्रमोट कर रहा है। कौन सा ऐसा मिशन है, उस मिशन का हमें नेम बताना है। वी हैव 4 ऑप्शंस है, नीति आयोग लैब, BIIC इंस्टीट्यूशंस इनोवेशन काउंसिल, C युवा संगम, D MP दाक्ष, PM दाक्ष, नॉट MP बट PM दाक्ष। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है बी ऑप्शन, दैट इज IIC इंस्टीट्यूशंस इनोवेशन काउंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, which exam is being redesigned to be online, adaptive and qualitative under NEP reforms? कौन सा एक ऐसा एग्ज़ाम है जो कि रीडिज़ाइन होकर ऑनलाइन होगा, अडेप्टिव होगा एंड क्वालिटेटिव होगा, मतलब उसकी क्वालिटी बेटर कर देगी। क्वांटिटेटिव मतलब नंबर्स, मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चंस के ऊपर ध्यान नहीं देंगे बट क्वालिटी के ऊपर ध्यान देंगे। सो कौन सा ऐसा एग्ज़ाम है जिसे रीडिज़ाइन किया गया है, उस एग्ज़ाम का हमें नेम बताना है। A JEE, B UGC नेट, C CET कॉमन एंट्रेंस टेस्ट या फिर D GRE इंडिया। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर C, दैट इज कॉमन एंट्रेंस टेस्ट CET एग्ज़ाम। सो याद रखिएगा, इसको रीडिज़ाइन किया है, ऑनलाइन करेंगे, अडेप्टिव और क्वालिटेटिव करेंगे और ये भी NEP के रिफॉर्म के अंडर है। नेक्स्ट, विच डिपार्टमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग NEP 2020 अक्रॉस इंडिया? कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है जो कि NEP 2020 को लागू करने में ऑल ओवर इंडिया रिस्पॉन्सिबल है? नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, UGC या फिर NCERT? वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है बी ऑप्शन, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। सो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने ही NEP 2020 लाने का डिसीजन लिया था, ठीक है। लास्ट मतलब जो रिफॉर्म, मतलब उसको दोबारा से चेंजेस करने में लास्ट की जो पॉलिसी थी वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म प्राइमरली एम्स टू, जो स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म है बेसिकली वो किसके ऊपर एम करता है, उसका मेन मकसद क्या है, क्या वो किस चीज़ पे फोकस करता है? A teach coding only, B provide skill training and certifications, C train only government employees या फिर D promote foreign languages। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है प्रोवाइड स्किल ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशंस। सो जो स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म है ये स्किल ट्रेनिंग करता है और सिर्फ इतना ही नहीं, सर्टिफिकेशंस भी देता है। मतलब पहले ट्रेनिंग दे दी, उसके बाद सर्टिफिकेट्स भी देता है उस ट्रेनिंग से रिलेटेड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ आपसे बोलना चाहती हूँ। सबसे पहले तो थैंक यू सो वेरी मच कि आप मेरी वीडियोस को इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं, अपना टाइम स्पेंड करके कमेंट्स में आप मुझे बता रहे हैं कि आपको वीडियोस कैसी लगी एंड सजेशंस भी दे रहे हैं जिन्हें मैं यूज़ करने की भी कोशिश कर रही हूँ। सो बहुत लोगों के कमेंट्स थे कि मैं जनरल इस पे भी लेकर आऊँ, एजुकेशनल GK पे लेकर आऊँ। सो इसका ये फर्स्ट पार्ट है इस सीरीज़ का। अगेन आप मुझे बताना कि आपको ये पार्ट आज कैसा लगा, फिर मैं एक और पार्ट इसके ऊपर लेकर आऊँगी।
एंड अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करिएगा एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। मोर ओवर, इससे पहले मेरी एक सीरीज़ चल रही है एजुकेशन करंट अफेयर्स पे, अगर आपने वो नहीं देखे हैं, क्योंकि वो भी एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए काफ़ी यूज़फुल हैं वो सारी वीडियोस, तो उनकी मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है। सो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डाल दिया है। मोर ओवर, अगर आपको इन सब की PDF चाहिए तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका अगेन लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which article of the Indian Constitution provides universal free education up to age 14? एक हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो यूनिवर्सल फ्री एजुकेशन की बात करता है कि 14 वर्ष तक यूनिवर्सल फ्री एजुकेशन बच्चों को दी जाए। सो कौन सा ऐसा आर्टिकल है? आर्टिकल 42, आर्टिकल 45, आर्टिकल 47 या फिर नन? सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, दैट इज़ आर्टिकल 45। जी हाँ, आर्टिकल 45 के अंडर ही यूनिवर्सल फ्री एजुकेशन के बारे में बात की जाती है कि 14 वर्ष तक के बच्चों को हम फ्री एजुकेशन देंगे। India's first forest university will be established in which of the following states? So इंडिया में पहली फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी, मतलब एक ऐसी यूनिवर्सिटी जो जंगलों के बारे में पढ़ाए, उनका ज्ञान दे, ठीक है, फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी कहाँ पे खोली जाएगी, कौन सी स्टेट में, उस स्टेट का हमें नाम बताना है। सो 4 ऑप्शंस है अगेन हमारे पास, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना या फिर केरला। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, दैट इज तेलंगाना। सो तेलंगाना में ऐसी फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी अभी तक खुली नहीं है, खुलेगी, ठीक है, विल बी एस्टैब्लिश्ड है तो मतलब खुलेगी। सो जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो है सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मिशन फोकसेस ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी इन अर्ली ग्रेड्स? कौन सा मिशन है जो कि फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी पे फोकस करता है शुरुआती की क्लासेस में? FLN है ना, FLN, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी मतलब FLN। सो FLN की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है आपसे एग्जाम में, याद रखना फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी होता है। 4 ऑप्शंस हैं, निपुण भारत मिशन, सर्व शिक्षा अभियान, स्वच्छ विद्यालय मिशन या फिर भारत बड़े मिशन। इजी क्वेश्चन है, पुरानी वीडियोस देखिए, यू विल बी एबल टू आंसर दिस। बस घुमा के क्वेश्चन पूछा गया है और सबसे बड़ी बात ये NEP 2020 का भी पार्ट है, तो इसके बारे में FLN, निपुण भारत, इस सब के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है हमारा ए ऑप्शन, दैट इज निपुण भारत मिशन। नेक्स्ट, विच इज़ अ मेजर ट्रेंड शेपिंग हायर एजुकेशन इन इंडिया 2025? हमें बताना है कौन सा ट्रेंड है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, मेजर मतलब इम्पॉर्टेंट, बड़ा ट्रेंड है जो कि हायर एजुकेशन को 2025 में शेप कर रहा है, मतलब बेसिकली हायर एजुकेशन इस पे बेस्ड है। हमें वो ट्रेंड बताना है। A, रिमूवल ऑफ डिजिटल टूल्स, B, more memorization, C, AI driven learning and data driven assessment, D, no international collaboration। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है सी ऑप्शन, AI driven learning and data driven assessment। सो जो 2025 में आपने देखा होगा स्कूल्स मोस्टली डिजिटलाइजेशन हो चुका है, टेक्निकल टूल्स का, टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, ठीक है। सो रिमूवल ऑफ डिजिटल टूल्स मतलब ऑनलाइन चीज़ों को रिमूव कर रहे हैं, इसलिए वो आंसर नहीं था। कई लोगों को ये ना लग रहा हो कि अरे डिजिटल है तो यही आंसर होगा, ऐसा नहीं होगा, उसमें रिमूवल भी लिखा है। सो डिजिटलाइजेशन, AI का यूज़, ठीक है, ये सब चीज़ें 2025 में बहुत ज़्यादा एडुकेशन में यूज़ हुई है, इसलिए यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है, करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा सी आंसर। Next, which book won the Yuva Puraskar 2025 in the English language category? ओके, ये ना साहित्य अकादमी से रिलेटेड क्वेश्चन है।
साहित्य अकादमी में युवा पुरस्कार भी दिया जाता है, साहित्य अकादमी अवार्ड। लास्ट टाइम आई डोंट रिमेंबर, आई गेस TGT में साहित्य अकादमी अवार्ड से क्वेश्चन आया था, तो इसलिए उससे भी रिलेटेड मैंने क्वेश्चंस लाई हूँ यहाँ पे। तो इस यहाँ पे ये पूछा गया है कि युवा पुरस्कार 2025 में इंग्लिश लैंग्वेज कैटेगरी में किसे दिया गया है। स्पिरिट नाइट्स, बी ऑप्शन सिद्धार्थ द बॉय हु बिकेम द बुद्धा, सी राम केयर ऑफ आनंदी। जो ये C/O है, इट स्टैंड्स फॉर केयर ऑफ, सो राम केयर ऑफ आनंदी, डी फिर उगना। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है हमारा बी ऑप्शन, सिद्धार्थ द बॉय हु बिकेम दी बुद्धा। इसे युवा पुरस्कार दिया गया है 2025 में इंग्लिश लैंग्वेज कैटेगरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पॉलिसी प्रमोट्स मदर टंग रीजनल लैंग्वेज एज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन टिल grade 5? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बट सिंपल क्वेश्चन, जिसको इसकी नॉलेज है वो ज़रूर बता देंगे। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2020-25, RTE एक्ट 2009, NEP 2020 या फिर NSSO 2023। इस क्वेश्चन में पूछा है कौन सी ऐसी पॉलिसी है जो कि मदर टंग या फिर रीजनल लैंग्वेज में ही पढ़ाने का मीडियम बताती है, कि हमें इसी लैंग्वेज में, रीजनल लैंग्वेज या मदर टंग में क्लास 5 तक पढ़ाना है बच्चों को। कौन सी ऐसी पॉलिसी है, हमें उस पॉलिसी का नेम बताना है यहाँ पे। सो वेरी सिंपल क्वेश्चन। जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है सी ऑप्शन, दैट इज NEP 2020। When the Operation Blackboard started? ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड के बारे में अभी हमने बात करी थी, कौन से ईयर में स्टार्ट हुआ था वो हमें बताना है। 1985, 1987, 1989 या फिर 1990। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, दैट इज़ 1987। सो यस, 1987 में ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड स्टार्ट हुआ था। Next question, which mobile app has recently been launched by the Prime Minister of India by promoting functional literacy, vocational skills, financial literacy, legal literacy and digital literacy? बहुत important question है। PM मोदी ने एक ऐप को लॉन्च किया था और वो ऐप बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करती है, बहुत, जैसे कि आप देख सकते हैं, वोकेशनल स्किल्स, फाइनेंशियल लिटरेसी, लीगल लिटरेसी, डिजिटल लिटरेसी। लिटरेसी का मतलब होता है इन चीज़ों के बारे में ज्ञान। वोकेशनल का ज्ञान मिल जाएगा, फाइनेंशियल का ज्ञान मिल जाएगा, लीगल लिटरेसी लॉ से रिलेटेड जो ज्ञान है वो लोगों को मिल जाएगा, और डिजिटल लिटरेसी। ठीक है, तो ऐसी कौन सी ऐप है जो ये सारे स्किल्स को ऑफर कर रही है? चार हमें ऑप्शंस दिए हैं। ए समग्र ऐप, बी उल्लास ऐप, सी संपूर्ण ऐप या फिर डी नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी नहीं। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है बी ऑप्शन, उल्लास ऐप। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द उड़ान प्रोजेक्ट मेनली एम्स टू सपोर्ट विच ग्रुप ऑफ लर्नर्स? जो उड़ान प्रोजेक्ट है वो बेसिकली किसको एम करता है, किस चीज़, कौन से, मतलब ग्रुप ऑफ लर्नर्स, कौन से लर्नर्स को वो सपोर्ट करता है? एक प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट उड़ान, ये किन्हीं कुछ लर्नर्स के ऊपर फोकस करता है टू सपोर्ट देम। तो हमें बताना है कौन से वो लर्नर्स हैं। ए बॉयज़ फ्रॉम रूरल एरियाज, सेकंड रूरल मतलब विलेज एरिया, सेकंड टीचर्स प्रिपेयरिंग फॉर टेट, थर्ड गर्ल्स फ्रॉम इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस प्रिपेयरिंग फॉर इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम्स। वो लड़कियां जो कि इकोनॉमिकली वीकर हैं, मतलब पैसे से थोड़े कमज़ोर घर से हैं, और वो बच्चे, वो गर्ल्स किसके लिए प्रिपेयर कर रही हैं? इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। 4 स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर UPSC। सो इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, याद रखना। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है थर्ड ऑप्शन, गर्ल्स फ्रॉम इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जो कि इंजीनियरिंग के लिए प्रिपेयर कर रही है। बेसिकली उड़ान प्रोजेक्ट उनके ऊपर एम करता है, उनको सपोर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Which state became the first in India to achieve 100% digital attendance for school teachers in 2025? कौन सी ऐसी फर्स्ट स्टेट है इंडिया की जिसने 100% डिजिटल अटेंडेंस ले ली है स्कूल टीचर्स ने? ठीक है, कोई ये मतलब मोस्टली स्कूल्स में सारे के सारे टीचर्स प्रेजेंट होते हैं, 100% एब्सेंटी कोई नहीं होता। 2025 के ए केरला, बी मध्य प्रदेश, सी कर्नाटका या फिर डी उत्तर प्रदेश। जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, और देखिए जैसे कि ये ना गवर्नमेंट स्कूल्स के ही टीचर्स होंगे, ठीक है, तो ये मत सोचना कि अरे प्राइवेट स्कूल्स भी इसमें इंक्लूडेड है, नहीं। डिजिटल अटेंडेंस गवर्नमेंट स्कूल्स की ही कलेक्ट करती है। जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है मध्य प्रदेश, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, उड़ान प्रोजेक्ट वॉज लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री? हमें बताना है उड़ान प्रोजेक्ट किस मिनिस्ट्री द्वारा लॉन्च किया गया था। ए मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट, बी सेकंड मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, थर्ड मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, नाउ MOE। अच्छा, नाउ MOE का मतलब है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। फोर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस। जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, उड़ान मिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है थर्ड ऑप्शन, दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। मेरे पास कमेंट में एक दो लोगों ने बोल रखा था, मैम आपने उड़ान प्रोजेक्ट के बारे में नहीं बताया। उड़ान प्रोजेक्ट के बारे में और भी क्वेश्चन है तो हम आगे तब बहुत डिस्कस कर लेंगे। तभी मेरे माइंड में आया कि हाँ, उड़ान से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं डाला है। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे, उड़ान प्रोजेक्ट किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? MHRD, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जिसका नाम अब चेंज होके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गया। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का न्यू क्या नाम है, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का पुराना नाम क्या था। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स won the साहित्य अकादमी अवार्ड 2020-24 इन द इंग्लिश नॉवल कैटेगरी? इस क्वेश्चन में हमसे पूछिए 2024 से रिलेटेड है। अब क्वेश्चन आपको 25-24 दोनों से देखने को मिल सकते हैं, मेक श्योर 24 का भी आपको पता रहे। साहित्य अकादमी अवार्ड इंग्लिश नॉवल कैटेगरी 2024 में किसे दिया गया था? 4 ऑप्शन है, ए साइकैट्रिक वार्ड, बी स्पिरिट नाइट्स, सी स्वर्णी थक्काए या फिर डी में मैं जब तक आई बहार। जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है स्पिरिट नाइट्स, बी ऑप्शन है, याद रखिएगा। साहित्य अकादमी अवार्ड इंग्लिश नॉवल कैटेगरी में मिला है इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट इज एनकरेजिंग द यूज ऑफ पाइप कंपोस्टिंग एज अ पार्ट ऑफ स्वच्छता ही सेवा कैंपेन? कौन सा एक ऐसा राज्य है जो कि पाइप कंपोस्टिंग के ऊपर फोकस कर रहा है? ठीक है, और किस स्कीम के अंदर? स्वच्छता ही सेवा कैंपेन के अंदर। हमें उस स्टेट का नाम बताना है। 4 ऑप्शंस हैं हमारे पास, झारखंड, असम, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज असम। असम पाइप कंपोस्टिंग के ऊपर फोकस कर रहा है, किस कैंपेन के अंडर? स्वच्छता ही सेवा कैंपेन। क्वेश्चन घुमा फिरा के आपसे किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं, आपको सभी ही इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। जो हमने चीज़ें पढ़ी हैं कि इस क्वेश्चन में स्टेट पूछी जा सकती है, कैंपेन का नाम, या फिर क्या वो कर रहे हैं, जैसे कि पाइप कंपोस्टिंग। ठीक है, आपको क्वेश्चन घुमा फिरा के देखने को मिल सकता है एग्जाम में। इस क्वेश्चन का बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले मैंने एक पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है एजुकेशनल जीके की। उसमें काफ़ी वीडियोस हैं
और ये भी मैं वीडियोस में प्लेलिस्ट में ऐड कर दूँगी। सो अगर आपने पहले की कोई वीडियो मिस कर दी है तो उस प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। मोर ओवर NEP 2020 का भी ऐसे अलग से प्लेलिस्ट है, एडुकेशन करंट अफेयर्स का भी अलग से प्लेलिस्ट है। सो इन सभी की प्लेलिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं अगर आपने कोई इसके पहले की वीडियो नहीं देखी तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एम ऑफ NCTE इज, NCTE का क्या एम है हमें वो बताना है। सो NCTE क्या है? नेशनल कमीशन फॉर टीचर एजुकेशन, ठीक है। टू ओपन कॉलेज ऑफ एजुकेशन, सेकेंड टू प्रमोट रिसर्च इन एजुकेशन, 3 टू मेंटेन स्टैंडर्ड्स इन कॉलेजेस और एजुकेशन, या फिर 4 टू प्रोवाइड ग्रांट्स टू कॉलेजेस ऑफ एजुकेशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। NCF के बारे में सबको पता होता है, बट ज़्यादातर लोगों को NCTE के बारे में नहीं पता होता। सो बेसिकली NCTE का मेन एम क्या है? टू मेंटेन स्टैंडर्ड्स इन कॉलेजेस और एजुकेशन, कि जो कॉलेजेस और एजुकेशन का स्टैंडर्ड है, क्वालिटी है, वो बनी रहे, इम्प्रूव हो बल्कि, ठीक है। सो इसलिए जो यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल कमीशन फॉर टीचर्स टू डील विद इश्यूज रिलेटेड टू टीचर्स एट स्कूल लेवल वॉज सेटअप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द ईयर। जो नेशनल कमीशन फॉर टीचर्स है, तो बेसिकली हमें बताना है कि गवर्नमेंट ने कब इसको सेट किया था, इस कमीशन को। 1981 में, 1982 में, 1983 में, या फिर 1984 में। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन 3, दैट इज 1983। सो 1983 में नेशनल कमीशन फॉर टीचर्स को सेट किया गया था। क्यों? कि वो टीचर्स से रिलेटेड जो भी इश्यूज है उसे सॉल्व कर पाए। Next, who received the 2024 साहित्य अकादमी अवार्ड इन हिंदी पोइट्री? हिंदी पोइट्री में 2024 में साहित्य अकादमी अवार्ड किसे मिला और पोइट्री के लिए मिला? A. पॉल कौर, B. गगन गिल, C. सोहन कौल, या फिर D. मुकुट मणिराज। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है गगन गिल। और इन्हें कौन से वर्क के लिए मिला है? मिला है मैं जब तक आई बाहर, अभी हमने ऊपर ही ये ऑप्शन में देखा था, ये एक पोइट्री कलेक्शन है गगन गिल द्वारा। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर पार्टनर्ड विद विच डिपार्टमेंट टू डेवलप कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, कृषि DSS। सो हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने किसी और मिनिस्ट्री के साथ पार्टनरशिप की है। किस लिए? एक इन्होंने सपोर्ट सिस्टम बनाया है जिसका नाम है कृषि डिसीजन। सो हमें बताना है कौन सी दूसरी मिनिस्ट्री के साथ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने पार्टनरशिप की है, उसका हमें नाम बताना है। सो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, या फिर इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम। सो हाल ही में डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एंड मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने पार्टनरशिप करी है। किस लिए? कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम को बनाने के लिए, ऑब्वियसली एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने के लिए इन्होंने ये पार्टनरशिप करी है। सो आपको दोनों एजेंसीज के नाम पता होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which Indian university became the first to introduce a dedicated school of climate studies in 2025? Important question है, याद रखिएगा। कौन सी इंडिया की पहली यूनिवर्सिटी है जिसने क्लाइमेट स्टडीज़ को इंट्रोड्यूस किया है 2025 में? 4 यूनिवर्सिटीज़ के नाम दिए हैं हमें। A ऑप्शन है JNU, B बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, दैट इज़ BHU, C दिल्ली यूनिवर्सिटी, या फिर D अन्ना यूनिवर्सिटी। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दैट इज़ द B ऑप्शन, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU। When was कोठारी कमीशन established? कोठारी कमीशन कब एस्टैब्लिश हुआ था हमें बताना है। 1962, 1964, 1965 या फिर 1966। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन B, दैट इज़ 1964। सो 1964 में कोठारी कमीशन को एस्टैब्लिश किया गया था।
Next question. Which of the following programs is aimed at fostering digital literacy, entrepreneurship, and experiential learning for school students from classes 8 to 12 in the National Capital Region? बहुत important question है ये. सो हमें 4 प्रोग्राम्स दिए हैं और एक प्रोग्राम का हमें नाम बताना है जो कि बच्चों के बीच में डिजिटल लिटरेसी और एंटरप्रेन्योरशिप और एक्सपीरियंशियल लर्निंग स्कूल स्टूडेंट्स के अंदर देती है. क्लासेस भी पता होना चाहिए 8 to 12. देखो, डिजिटल लिटरेसी का मतलब होता है वो लिटरेसी जिसमें बच्चों को टेक्नोलॉजी को यूज़ करना सिखाए, कि कोई भी डिवाइस है जैसे कि कंप्यूटर, ठीक है, ये एक डिजिटल लिटरेसी का ही पार्ट है. कंप्यूटर को कैसे चलाया जाता है, इसके क्या यूजेस है, और नॉट ओनली कंप्यूटर बट एआई भी, तो ये सब डिजिटल लिटरेसी के अंदर ही आ जाता है जिसमें तकनीकी टेक्नोलॉजिकल चीज़ों की बातें होती है. मोर ओवर एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है बिजनेस, ठीक है, जिसमें बच्चे बिजनेस वाला उनका माइंड बने, और एक्सपीरियंशियल लर्निंग जो कि बच्चे खुद एक्सपीरियंस लेके सीखे. तो ऐसा कौन सा प्रोग्राम है? ए निपुण संकल्प, बी नीव, न्यू एरा ऑफ entrepreneurial ecosystem and vision, C business blasters, D happiness curriculum. बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन. सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है नीव. नीव की आपको फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए. क्या पता सीधा क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं एग्जाम में कि नीव की फुल फॉर्म क्या है, तो आपको पता होना चाहिए. और ये बिजनेस ब्लास्टर्स, हैप्पीनेस करिकुलम, ये भी 1-2 साल पहले ही लॉन्च करे गए हैं और ये दिल्ली गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च किए गए हैं, हैप्पीनेस करिकुलम और बिजनेस ब्लास्टर्स. सो दिल्ली के स्कूल्स, गवर्नमेंट स्कूल्स में ये चीज़ें फॉलो होती हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड वॉज इम्प्लीमेंटेड टू इम्प्रूव. आई होप आपने ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के बारे में सुना होगा. अगर आप टीचिंग एग्ज़ाम के बारे में तैयारी कर रहे हो तो ऐसा मैं मान के चलती हूँ कि ऑब्वियसली आपने सीटेट वगैरह ये सब क्लियर कर ही रखा होगा. सो इसके अंदर शायद आपने पढ़ा हो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के बारे में. सो हमें बताना है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड ये इम्प्लीमेंट जो किया गया था ये किस एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए किया गया था. सेकेंडरी एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन, टीचर एजुकेशन या फिर एलिमेंट्री एजुकेशन. सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज प्राइमरी एजुकेशन. सो जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का मेन मकसद था वो था कि प्राइमरी एजुकेशन की जो पढ़ाई है उसको और बेहतर या फिर इम्प्रूव कर सके. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which state launched the School of Excellence program in collaboration with Niti Aayog in 2025? So School of Excellence की ऊपर हमने बात करी थी. सो हमें बताना है नीति आयोग ने कौन सी स्टेट में स्कूल ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च किया है. सो सबसे जो ऊपर अभी हमने पढ़ा था पहला स्टेट था, आपको पता होगा. सो हाल ही में जिस स्टेट ने स्कूल ऑफ एक्सीलेंस नीति आयोग की कोलैबोरेशन से लॉन्च करा है वो है बी ऑप्शन, झारखंड. इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर याद रखिएगा. स्कूल ऑफ एक्सीलेंस इम्पॉर्टेंट स्कूल है, गवर्नमेंट की न्यू तो नहीं बोलूँगी, 2 साल पुरानी स्कीम है, बट अभी भी वो नई नई जगहों में स्कूल्स खोल रहे हैं. मान के चलिए अच्छे लेवल का टेस्ट होता है इस स्कूल में, तभी बच्चे का एडमिशन होता है और बहुत अच्छी पढ़ाई होती है इस स्कूल की. नेक्स्ट क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन इन इंडिया 2009 वॉज डेवलप्ड बाय. सो NCF के बारे में आपने सुना होगा, बट इसके अंदर आप सबने ज़्यादातर सुना होगा NCF 2005.
बट इसके अंदर जो बात कर रहे हैं NCF 2009 की बात कर रहे हैं, जो कि टीचर एडुकेशन से रिलेटेड था। ठीक है, साफ साफ लिखा है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एडुकेशन 2009 में जो लॉन्च हुआ था, डेवलप किया गया था, ये किसके द्वारा किया था? सो जो NCF 2005 की हम बात करते हैं ना, वो NCERT ने डेवलप किया है। और ये वाला जो टीचर एडुकेशन का है, ये किसने किया है? चलो ऑप्शंस देखते हैं। NCERT, NAAC, NCTE या फिर नन, इनमें से कोई भी नहीं। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है NCTE। सो अभी मैंने आपको ऊपर बताया था NCTE के बारे में। NCTE है क्या? नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एडुकेशन। तो ये जो NCF है ये टीचर एडुकेशन से ही रिलेटेड है। सो ये NCTE द्वारा लागू मतलब इंट्रोड्यूस किया गया था, डेवलप किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। विच प्रोग्राम एम्स एट अचीविंग द मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ FLN बेस्ड ऑन द NEP 2020? कौन सा प्रोग्राम है, ठीक है, जो कुछ टाइम पहले ही लॉन्च किया गया है, जिसका मेजर एम क्या है उस प्रोग्राम का कि FLN को अचीव करना। FLN मैं आपको बहुत बहुत बार समझा चुकी हूँ क्या है ये, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। अभी मैंने हाल ही में NEP की वीडियो भी डाली थी कल, उसके अंदर भी मैंने बहुत अच्छे से फिर से समझाया था। सो हमारे एग्ज़ाम में ये टॉपिक है NEP 2020। FLN उसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ FLN क्या प्रमोट करता है कि बच्चे को बेसिक रीडिंग, राइटिंग और बेसिक नंबर्स का ज्ञान होना चाहिए। सो इसमें हमें 4 ऑप्शंस दिए हैं कि FLN को कौन सा प्रोग्राम प्रमोट कर रहा है, दीक्षा, स्वयं, निष्ठा या फिर ऑल ऑफ दी अबव। आई एम वेरी श्योर कि ज़्यादातर लोगों को लग रहा होगा ऑल ऑफ द अबव ही है, बिकॉज दीक्षा भी बहुत जानी मानी ऐप है। स्वयं के बारे में हमने अभी पढ़ा, निष्ठा भी जानी मानी ऐप है और सारे ही टीचिंग से रिलेटेड है ना। तो इसलिए सारे ही सही ऑप्शंस लग रहे हैं, बट नहीं, इनमें से जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन C। ठीक है, निष्ठा, और निष्ठा में भी एक न्यू प्रोग्राम इन्होंने लॉन्च किया है, निष्ठा 3 मॉड्यूल, इट्स अ मॉड्यूल। ठीक है, सो निष्ठा भी हाल ही में न्यू मॉड्यूल लॉन्च हुआ है, निष्ठा 3.0, जिसका मेन एम यही है कि बच्चों में FLN को प्रमोट करना, उनको बेसिक रीडिंग, राइटिंग, नंबर्स का ज्ञान हो जाए। और FLN में 3R होते हैं, ELPS अप्रोच होती है, इसके अंदर निपुण भारत है, इसमें 5 पिलर्स ऑफ FLN है। अगर अभी तक आपने मेरी ये वीडियो नहीं देखी है FLN की, FLN पे मैंने पूरी अलग से 2 वीडियोस बनाई हैं, तो आप देख सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। मोर ओवर NEP 2020 पे भी मैंने 2 से 4 वीडियोस बनाई हैं। अगर अभी तक आपने वो नहीं देखी, आप देख सकते हैं, बिकॉज अगर आप FLN की वीडियो और NEP पूरा देख लोगे ना, इससे बाहर आपको NEP से तो कुछ नहीं पूछा जाएगा। आई एम 100% श्योर, बिकॉज जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस है, जितने भी पॉसिबल कंसेप्ट्स है, मैंने अभी तक वो सारे NEP 2020 की वीडियो में कवर कर लिए हैं और FLN की अलग से प्रॉपरली वीडियो बना रखी है कि कुछ गलती से भी छूट ना जाए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं वो वीडियोस, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक डाल दिया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेशनल यूनिटी डे is celebrated to commemorate the birth anniversary of which leader? नेशनल यूनिटी डे किसकी बर्थ एनिवर्सरी पे बनाया जाता है, कौन से लीडर की? पहली बात तो ये किस दिन बनाया जाता है ये हमें पता होना चाहिए। 31 अक्टूबर, नेशनल यूनिटी डे 31 अक्टूबर को बनाते हैं। और 4 ऑप्शंस है, किसके बर्थडे पे बनाते हैं? महात्मा गांधी के, जवाहरलाल नेहरू जी के, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के, या फिर डॉक्टर BR अम्बेडकर के। आई होप आप सभी को ये आंसर पता होगा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है C ऑप्शन, दैट इज सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, भारतीय भाषा उत्सव, a 75-day long event to celebrate Indian languages, was started in which city? So हाल ही में एक भारतीय भाषा उत्सव स्टार्ट किया गया है जिसमें इंडिया की 75 लैंग्वेजेस को सेलिब्रेट किया है। ठीक है, और ये फर्स्ट टाइम
कौन सी सिटी में स्टार्ट किया गया है उसका हमें नाम बताना है। चेन्नई, लखनऊ, कोची, वाराणसी। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, दैट इज लखनऊ। सो लखनऊ में भारतीय भाषा उत्सव में कितनी लैंग्वेजेस को सेलिब्रेट किया है? 75 लैंग्वेजेस को। तो सारे ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जगह का नाम, कितनी भाषाएं, इस उत्सव का नाम, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा निष्ठा। अच्छा, इसको डिस्कस करने से पहले मैं एक चीज़ डिस्कस करना चाहती हूँ। बहुत से लोगों के कमेंट्स आते हैं रिगार्डिंग प्लेलिस्ट मैंने क्रिएट कर रखी है आपके जनरल पेपर के टॉपिक वाइज। अगर आपको फिर भी नहीं मिल रही है, इस वीडियो के मैं डिस्क्रिप्शन में सारी प्लेलिस्ट के लिंक्स डाल दूँगी, बट प्लीज़ आप मेरे प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाइएगा। बहुत से लोग हर वीडियो में कमेंट आता है मैम प्लेलिस्ट बना लीजिए। मतलब मैं प्लेलिस्ट बना चुकी हूँ, और सभी टॉपिक वाइज, जैसे कि आपको ICT का पूरा प्लेलिस्ट मिलेगा EMRS 2025 के नाम से, एजुकेशनल करंट अफेयर्स 2025 EMRS के नाम से इसकी प्लेलिस्ट मिलेगी। जनरल इंग्लिश टॉपिक वाइज, फिर जनरल इंग्लिश प्रैक्टिस सेट, जनरल इंग्लिश की तो 2 प्लेलिस्ट मिलेगी आपको, प्रैक्टिस सेट की अलग है और टॉपिक वाइज अलग है। मैं सब के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डालूंगी, आप देख लेना, बट आप खुद भी प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है निष्ठा। अब इसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो फुल फॉर्म ही देखते हैं। नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। अब आपको इसकी फुल फॉर्म से ही पता चल गया होगा, ये बेसिकली टीचर्स और उनके हेड्स के लिए हैं, ठीक है। बेसिकली स्कूल में जो लोग काम करते हैं, टीचर्स हो गए, ऑफिशियल्स हो गए, प्रिंसिपल्स हो गए, उनके लिए ये ऐप है। अब इस ऐप में क्या होगा देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट, निष्ठा इज़ अ नेशनल टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ स्कूल एजुकेशन बाय ट्रेनिंग। सो निष्ठा ऐप में आपको बुक्स वगैरह नहीं मिलेगी देखने को। ये एक टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम है, ये मतलब टीचर ट्रेनिंग ऐप है। इसमें आपको ट्रेनिंग से रिलेटेड ऐप्स में, इस ऐप में आपको टीचर ट्रेनिंग से रिलेटेड वीडियोस मिलेंगे, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। और एक इसके द्वारा लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा। क्यों? टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ स्कूल एजुकेशन। नेक्स्ट, टीचर, स्कूल हेड्स, प्रिंसिपल्स। अच्छा, इसमें जो ट्रेनिंग दी जाती है वो टीचर्स को दी जाती है। स्कूल के हेड्स हो गए, हेड मिस्ट्रेस, हेड मास्टर और प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, इनके लिए ट्रेनिंग के लिए बेसिकली ये ऐप बनाई गई है। एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर्स, मतलब जैसे कि ऑफिस में जो लोग काम करते हैं, JSC हो गए, अपने अकाउंटेंट हो गए, उनकी भी ट्रेनिंग ऑनलाइन के लिए ये ऐप यूज़ होती है। अब इसका एम क्या है वो देखते हैं। द एम इज़ टू मेक टीचिंग मोर चाइल्ड सेंटर्ड, एक्टिविटी बेस्ड एंड कॉम्पिटेंसी फोकस्ड। देखिए, ये तो NEP 2020 का पार्ट ही है कि टीचिंग थोड़ी और बेटर हो सके, स्टूडेंट सेंटर, चाइल्ड सेंटर हो सके, एक्टिविटी बेस्ड हो सके, इसलिए टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाती है। सो बेसिकली मैं बताती हूँ इसमें होता क्या है। बहुत सारी वीडियोस होती है जिनको टीचर्स को देखना होता है, और उन वीडियोस को देखने के बाद उनसे MCQs पूछे जाते हैं। जब वो उनको क्लियर कर लेते हैं, उनके जब ठीक होते हैं MCQs, तो उनको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। अलग अलग लेवल्स पे आपको वीडियोस देखनी होती है, आपको सर्टिफिकेट्स इकट्ठे करने होते हैं, और फिर अपने स्कूल में आपको सर्टिफिकेट सबमिट भी करने होते हैं कि देख लो हमने ये ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली है इस ऐप की। तो ये था निष्ठा के बारे में। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही है कि अगर आपसे पूछा जाए टीचर ट्रेनिंग के लिए कौन सी ऐप है जो सिर्फ ट्रेनिंग के लिए बनी है, वो निष्ठा है, और निष्ठा की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। नेक्स्ट, ये भी देखिए निष्ठा से ही रिलेटेड है। निष्ठा की ना 3 ऐप्स में अवेलेबल है ये, लाइक निष्ठा 1.0, निष्ठा 2.0 और निष्ठा 3.0। अब देखिए निष्ठा 1.0 का क्या काम है। ये एलिमेंट्री लेवल के लिए है, जो टीचर्स एलिमेंट्री
क्लासेस को पढ़ाते हैं उनके लिए है। देन निष्ठा 2.0 सेकेंडरी लेवल के लिए है, ठीक है। और जो निष्ठा 2.0 है ये NEP 2020 से अलाइंड है, मतलब जब NEP 2020 के अंडर ये चीज़ आई थी कि निष्ठा 2.0 को लागू करना है, और निष्ठा 3.0 भी NEP 2020 के दौरान ही आई थी, ठीक है। अब इसका क्या काम है, ये FLN फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, मतलब ये क्लासेस 1 to 3 के लिए है। तो आपको पता होना चाहिए निष्ठा 1.0, 2.0, 3.0 किसके लिए है। 1.0 इज़ फॉर एलिमेंट्री लेवल, 2.0 इज़ फॉर सेकेंडरी लेवल एंड 3.0 इज़ फॉर FLN। FLN की फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पता होना चाहिए, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। FLN के ऊपर ना मैंने एक अलग से 2 वीडियोस बना रखी है, वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि FLN NEP 2020 का पार्ट है। NEP 2020 इम्पॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बट उसके अंदर एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है FLN की वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी, आप ज़रूर देखिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए वो भी। Next, where is the National Institute of Hydrology NIH located? National Institute of Hydrology कहाँ पर स्थित है, लोकेटेड है? रुड़की, शिमला, गुवाहाटी या फिर चेन्नई? सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन A, दैट इज रुड़की। Next question, which state recently announced a policy for digital education in tribal areas with smart classrooms? कौन सी स्टेट ने, कौन से राज्य ने हाल ही में एक पॉलिसी के बारे में अनाउंस किया है जो कि क्या करता है, डिजिटल एजुकेशन को बढ़ावा देता है, कहाँ पे, ट्राइबल एरियाज़ में। सो बेसिकली ट्राइबल एरियाज़ में स्मार्ट क्लासरूम्स लेकर आया है। कौन सा स्टेट है? 4 ऑप्शंस है, मध्य प्रदेश, B ऑप्शन ओडिशा, C छत्तीसगढ़ या फिर D झारखंड। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दैट इज द C ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान RMSA एम्स टू, पहले तो आपको ऐसे पूछ सकते हैं कि RMSA की फुल फॉर्म बताओ, वो भी आपको पता होना चाहिए। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, इसका क्या उद्देश्य है, क्या इसका एम है, वो हमें बताना है। अगेन वी हैव 4 ऑप्शंस हियर, A इम्प्रूव हायर एजुकेशन, B इम्प्रूव सेकेंडरी एजुकेशन, C इम्प्रूव प्राइमरी एजुकेशन या फिर D इम्प्रूव वोकेशनल ट्रेनिंग। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है B ऑप्शन, इम्प्रूव सेकेंडरी एजुकेशन। ठीक है, सो सेकेंडरी एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए RMSA फॉर्म किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, which newly established IIM has been given the status of Institution of National Importance in 2020-25? एक IIM जो कि न्यूली इस्टेब्लिश्ड है उसे एक स्टेटस दिया गया है इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस 2025 का। कौन सा IIM है हमें वो बताना है। 4 ऑप्शंस दिए हैं, A IIM कोरिकोड, ये केरला में है ये जगह, Z यहाँ पे साइलेंट है, B IIM गुवाहाटी, C IIM शिलोंग या फिर D IIM रोहतक। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दैट इज द B ऑप्शन, IIM गुवाहाटी। सो याद रखिएगा IIM गुवाहाटी को इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस का दर्जा दिया गया है 2025 में। The National Curriculum Framework 2005 recommends that the emphasis should be on science education at the upper primary level. So NCF 2005 के अकॉर्डिंग जो साइंस एजुकेशन है अपर प्राइमरी लेवल, ठीक है, मतलब 6, 7, 8 की जो साइंस है वो किस पे एम्फसाइज करती है। 4 ऑप्शंस दिए हैं, हेल्पिंग लर्नर्स टू कनेक्ट क्लासरूम लर्निंग विद द वर्ल्ड आउटसाइड द स्कूल। ऐसी साइंस एजुकेशन दी जाए कि जो बच्चा अपनी लर्निंग है वो उसको कनेक्ट कर सके। ठीक है, ये नहीं कि
सिर्फ जो पढ़ रहा है उतने ही उसको नॉलेज मिल सके, वो जो साइंस में जो चीज़ें पढ़ रहा है वो क्लास के बाहर कनेक्ट कर सके। नेक्स्ट, टू हेल्प लर्नर्स टू अचीव इंटरनेशनल स्टैंडर्ड इन लर्निंग साइंस। इतना बच्चे को साइंस में स्ट्रॉन्ग कर दो कि जैसे बाहर पढ़ाया जा रहा है उस लेवल तक का, ठीक है। तो हमारे ऐसे हम किसी और कंट्री के साथ कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं कि इंटरनेशनल लेवल बच्चों को इतना अच्छे से पढ़ा दें, नहीं। हम बच्चों को, चलो नेक्स्ट ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं, मिनिमाइज सोशल इनक्वालिटीज अमंग लर्नर्स। सो जो बच्चे को साइंस इस तरीके से पढ़ाओ कि बच्चे भेदभाव, सोशल इनक्वालिटीज़ मतलब कि जो हम सोशली जो भेदभाव करते हैं किसी भी तरीके से, कास्ट के अंदर हो गया, रंग में, रेस की वजह से, फाइनेंस की वजह से, ठीक है, कि कोई गरीब है कोई अमीर है। सो बेसिकली इसका साइंस में तो कोई लेना देना ही नहीं है। इस चीज़ को दूर करने के लिए तो हम बच्चों को सोशल साइंस पढ़ाते हैं। सो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। फोर्थ, टू प्रमोट नॉलेज बेस्ड ऑन ह्यूमन वैल्यूज़ टू एस्टैब्लिश पीसफुल सोसाइटी। बच्चों को साइंस इस तरीके की पढ़ाते हैं हम कि बच्चे की ह्यूमन वैल्यूज़ बढ़े। अगेन हम ह्यूमन बॉडी के बारे में ज़रूर बात करते हैं साइंस में, बट हम साइंस में ह्यूमन वैल्यूज़ के बारे में तो बात नहीं करते, है ना। सो बेसिकली जो करेक्ट आंसर है वो फर्स्ट है। बच्चों को साइंस इस तरीके से पढ़ाई जाए और इसलिए पढ़ाई जाए कि बच्चा अपनी नॉलेज को बाहर की दुनिया के साथ कनेक्ट कर सके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस द राष्ट्र नीति करिकुलम, विच क्लासेस विल इट कवर। अभी हमने ऊपर बात किया था कि दिल्ली गवर्नमेंट ने एक न्यू करिकुलम इंट्रोड्यूस किया है, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया था फ्रीडम फाइटर्स, न्यूली फ्रीडम फाइटर्स के बारे में उन्होंने काफ़ी चीज़ें डाली है। तो ये कौन सी क्लासेस को कवर करता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 ऑप्शंस है, क्लासेस 1 to 8 ओनली, बी ऑप्शन क्लासेस 6 to 12 ओनली, सी ऑप्शन 1 to 12 ओनली, या फिर डी ऑप्शन ओनली सीनियर सेकेंडरी क्लासेस। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है सी ऑप्शन, दैट इज क्लासेस 1 to 12। Next question. The Chhattisgarh government announced the installation of 22,000 computers in government schools. What is the primary aim? छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट ने हाल ही में अनाउंस किया है कि वो 22,000 कंप्यूटर्स स्कूल्स में, गवर्नमेंट स्कूल्स में लगाएंगे। उनका मेन प्राइमरी एम क्या है, क्या उनका मकसद है इसके पीछे लगाने का? 4 ऑप्शंस दिए हैं। ए, to improve vocational training, B, to promote digital learning and smart classes, C, to conduct online entrance exams, to replace traditional textbooks is our D option। बहुत सिंपल है, नहीं पता तब भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। बेसिकली इट इज़ टू प्रमोट डिजिटल लर्निंग एंड स्मार्ट क्लास, कि स्मार्ट क्लासेस का यूज़ हो क्लासेस में, स्कूल्स में, और डिजिटल लर्निंग को प्रमोट करना चाहते हैं। क्वेश्चन घुमा के ऐसे पूछा जा सकता है, कौन से राज्य, कौन सी स्टेट ने हाल ही में अनाउंस किया है कि वो 22,000 कंप्यूटर्स अपने स्कूल में इंस्टॉल करेंगे? तो ऐसे भी पूछा जा सकता है। आंसर होगा इस क्वेश्चन का छत्तीसगढ़। सो ये हमारा लास्ट 50th क्वेश्चन था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। पसंद आए तो ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल पे न्यू है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मोर ओवर अपना स्कोर बताइएगा क्या रहा।